दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर की जो सीरीज़ देख रहे थे उसके तहत दोस्तों हम लोग एक नया सब्जेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वह था हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों ने दोस्तों एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित दूसरा चैप्टर था जिसमें हम लोग भौतिक विभाजन देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, और भौतिक विभाजन के तहत हम लोग दोस्तों का टॉपिक देख रहे थे वह है हमारा पर्वत चोटियाँ। ठीक है, पर्वत चोटियाँ देख रहे थे दोस्तों हम लोग भौतिक विभाजन के तहत, और भौतिक विभाजन से संबंधित जो हमारी पर्वत चोटियाँ हम लोग देख रहे थे उससे संबंधित कुछ पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है दोस्तों। ठीक है, अब उससे आगे के पॉइंट को हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, सारे पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यदि बैक हैंड में थोड़ी आवाज़ आ रही है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है दोस्तों, चलिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा क्या पॉइंट दिया गया है। सारे पॉइंट दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, हम लोग ध्यानपूर्वक सारे पॉइंटों को कवर करते चलेंगे। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देख लिया था दोस्तों कि अरावली का उच्चतम शिखर है। ठीक है, इससे ऊपर के जो पॉइंट है दोस्तों उससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। जिन दोस्तों ने कवर ना किया हो दोस्तों वह उन वीडियो से जाके, हमारे सारे दोस्त उन वीडियो से जाके दोस्तों जो ऊपर के पॉइंट है उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे के पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि बहुत सारी आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक हम देखेंगे। चलिए देखेंगे दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि अरावली का उच्चतम शिखर है। क्या है, कह रहा है दोस्तों कि अरावली का उच्चतम शिखर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अरावली का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। ठीक है, और अरावली कहाँ स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा राजस्थान में। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि अरावली का उच्चतम शिखर है दोस्तों गुरु शिखर। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है पेपर में। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम पूछ रहा है। क्या है, हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम पूछ रहा है। तो चलिए हम देखेंगे दोस्तों, सबसे जो हमारी पश्चिम में है दोस्तों वह है हमारी नामचा बरवा। क्या है, सबसे जो पश्चिम में है दोस्तों वह है हमारी नामचा बरवा। फिर है दोस्तों हमारी कंचनजंगा, फिर है दोस्तों हमारी कंचनजंगा, फिर है दोस्तों माउंट एवरेस्ट, और फिर है दोस्तों हमारी नंदा देवी। ठीक है दोस्तों, फिर देखेंगे हिमालय के चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है। सबसे पूर्व में है दोस्तों नामचा बरवा, फिर है दोस्तों कंचनजंगा, फिर है दोस्तों माउंट एवरेस्ट, फिर है नंदा देवी। ठीक है, सबसे पूर्व में है दोस्तों नामचा बरवा, फिर है दोस्तों कंचनजंगा, फिर है माउंट एवरेस्ट, फिर है नंदा देवी। सबसे पूर्व में है दोस्तों नामचा बरवा, फिर है कंचनजंगा, फिर है माउंट एवरेस्ट, फिर है नंदा देवी। ठीक है, ध्यानपूर्वक सीरीज याद रखिएगा दोस्तों, सीरीज कई बार परीक्षाओं में बार बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, नामचा बरवा सबसे पूर्व में, फिर है दोस्तों कंचनजंगा, फिर है माउंट एवरेस्ट, फिर है दोस्तों नंदा देवी। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, गोसाई थान जो है दोस्तों वह हमारा भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि गोसाई थान दोस्तों हमारा भारत में स्थित नहीं है। फिर देखेंगे कि गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, गोसाई थान जो है दोस्तों वह हमारा भारत में स्थित नहीं है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, जबकि कामेत, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखर हमारे भारत में स्थित। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है सही सुमेलन है। ठीक है, तो सही सुमेलन हम करेंगे दोस्तों। ठीक है, जो हमारा माउंट आबू है वह माउंट आबू स्थित है दोस्तों हमारी अरावली पहाड़ियाँ, और अरावली पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं दोस्तों, तो वह है हमारे राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा, माउंट आबू स्थित है दोस्तों हमारी अरावली पहाड़ियों में। ठीक है, माउंट आबू स्थित है अरावली पहाड़ियों में। दूसरा है दोस्तों कोडाई कनाल, तो याद रखिएगा कोडाई कनाल स्थित है दोस्तों पालनी पहाड़ियाँ। कहाँ है, कोडाई कनाल स्थित है दोस्तों पालनी पहाड़ियाँ, कोडाई कनाल स्थित है दोस्तों पालनी पहाड़ियाँ। ऊंट कमंड कह रहा है दोस्तों, तो याद रखिए ऊंट कमंड स्थित है दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों पे, और शिमला स्थित है दोस्तों हमारी धौलाधर श्रेणी में। ठीक है, इसमें 4 हमारे पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों, फिर से हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा, सही सुमेल कराया गया है। तो पहला याद रखिए माउंट आबू स्थित है दोस्तों हमारी अरावली पहाड़ियों में। ठीक है, माउंट आबू कहाँ स्थित है, अरावली पहाड़ियों में। कोडाई कनाल स्थित है दोस्तों हमारी पालनी पहाड़ियों में, कोडाई कनाल स्थित है दोस्तों हमारी पालनी पहाड़ियों में। ठीक है, ऊंट कमंड स्थित है दोस्तों हमारी नीलगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, ऊंट कमंड स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों में, और शिमला स्थित है दोस्तों हमारी धौलाधर श्रेणी में। ठीक है, शिमला स्थित है दोस्तों हमारी धौलाधर श्रेणी में। ठीक है, एक बार और देखेंगे, देखिएगा माउंट आबू स्थित है दोस्तों अरावली पहाड़ियों में। ठीक है, माउंट आबू स्थित है अरावली पहाड़ियों में। कोडाई कनाल स्थित है दोस्तों
दोस्तों पालनी पहाड़ियों में। क्या है, कोडाई कनाल स्थित है दोस्तों पालनी पहाड़ियों में। ऊटकमंड स्थित है दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों में। ऊटकमंड स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों में। और शिमला स्थित है दोस्तों हमारी धौलाधर श्रेणी में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक बार और देखेंगे, माउंट आबू अरावली पहाड़ियाँ, कोडाई कनाल है पालनी पहाड़ियाँ, ऊटकमंड है दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ, और शिमला है दोस्तों हमारी धौलाधर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, और नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा दोदा बेटा। ठीक है दोस्तों, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी वह है दोस्तों हमारी अनाईमुड़ी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है। चलिए देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। कई बार पेपर में पूछा गया है, तो याद रखिएगा हमारी दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी में। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी में हमारा स्थित है मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़। ठीक है, याद रखिएगा, तो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, वह है धूपगढ़, जो कि दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए, कह रहा दोस्तों गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है। ठीक है, गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों सामरी पार्ट में। ठीक है दोस्तों यदि बैक हैंड में थोड़ी आवाज आ रही है तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम लोग पूरी अच्छी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, गौरीलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा गौरलाटा चोटी हमारा समरी पार्ट में स्थित है। ठीक है, गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों सामरी पार्ट में। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है हमारा अगला पॉइंट। कह रहा है दोस्तों सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है, तो याद रखिएगा दोस्तों कुंभलगढ़। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है, तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा कुंभलगढ़ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है, तो याद रखिएगा दोस्तों कुंभलगढ़। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, सही सुमेलन, इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी सुमेलन वाले प्रश्न आए उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न काफी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखें दोस्तों सही सुमेलन क्या है यहाँ पे। तो सही सुमेलन है दोस्तों नामचा बरवा जो है यह स्थित है दोस्तों हमारा तिब्बत चीन में। ठीक है, नामचा बरवा स्थित है दोस्तों हमारा तिब्बत चीन में। ठीक है, नंदा देवी पूर्वी की बात करें तो याद रखिए दोस्तों नंदा देवी पूर्वी स्थित है दोस्तों हमारा कुमायूं हिमालय में। ठीक है, नंदा देवी पूर्वी स्थित है दोस्तों हमारा कुमायूं हिमालय में। ठीक है, और नंदा देवी पश्चिमी की बात करेंगे तो याद रखिए दोस्तों नंदा देवी पश्चिमी स्थित है दोस्तों हमारा गढ़वाल हिमालय में। ठीक है, और नोकरेक शिखर की बात करें तो नोकरेक शिखर स्थित है दोस्तों हमारा गारो पहाड़ी में। फिर से एक बार हम देखेंगे, नामचा बरवा स्थित है दोस्तों तिब्बत चीन में। ठीक है, नामचा बरवा स्थित है तिब्बत चीन में। नंदा देवी पूर्वी स्थित है दोस्तों कुमायूं हिमालय में। क्या है, नंदा देवी पूर्वी स्थित है दोस्तों कुमायूं हिमालय में। ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी स्थित है दोस्तों गढ़वाल हिमालय में। ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी स्थित है गढ़वाल हिमालय में। नोकरेक शिखर स्थित है दोस्तों गारो पहाड़ी में। नोकरेक शिखर स्थित है गारो पहाड़ी में। ठीक है, और गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, वह स्थित हैं दोस्तों हमारे पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। नामचा बरवा दोस्तों तिब्बत चीन में। नंदा देवी पूर्वी दोस्तों कुमायूं हिमालय में। नंदा देवी पूर्वी दोस्तों कुमायूं हिमालय में। नंदा देवी पश्चिमी दोस्तों गढ़वाल हिमालय में। ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी गढ़वाल हिमालय में। नोकरेक शिखर स्थित हमारे गारो पहाड़ी, और गारो पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों, वह हमारी पाई जाती हैं प्यारे पूर्वोत्तर भारत के दोस्तों मेघालय राज्य में। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा दोस्तों, सारे पॉइंट हमारे परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यानपूर्वक अब हम आगे देखेंगे क्या दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा फिजिकल डिवीजन भौतिक विभाजन के तहत दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, वह है दोस्तों घाटियां। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, घाटियां है। चलिए देखेंगे दोस्तों पहला पॉइंट क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों घाटियों के तहत कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं दोस्तों हमारा धौलाधर तथा पीर पंजाल। ठीक है, कह रहा दोस्तों कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित हैं वे है दोस्तों धौलाधर तथा पीर पंजाल। ठीक है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित हैं वह है दोस्तों धौलाधर तथा पीर पंजाल। ठीक है दोस्तों, कह रहा है नेलांग घाटी स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों नेलांग घाटी स्थित है हमारी उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, नेलांग घाटी कहाँ स्थित है, याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में हमारी दोस्तों नेलांग घाटी स्थित है। ठीक है, नेलांग घाटी स्थित है उत्तराखंड राज्य में। दोनों पॉइंट फिर से देखेंगे कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे है दोस्तों धौलाधर तथा पीर पंजाल। क्या है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे है धौलाधर तथा पीर पंजाल। ठीक है, नेलांग घाटी स्थित है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। क्या है, नेलांग घाटी स्थित है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। फिर देखिए, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे है दोस्तों धौलाधर तथा पीर पंजाल। क्या है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे है दोस्तों धौलाधर तथा पीर पंजाल। ठीक है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे है धौलाधर तथा पीर पंजाल। ठीक है, नेलांग घाटी स्थित है दोस्तों, तो याद रखिए उत्तराखंड राज्य में। क्या है, नेलांग घाटी स्थित है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे है धौलाधर तथा पीर पंजाल, और नेलांग
सियांग घाटी स्थित है दोस्तों हमारी उत्तराखंड राज्य में। दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। जितने भी पॉइंट हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, सब पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए ये प्रश्न है, ठीक है, जिनको दोस्तों यहाँ पे पॉइंटर के फॉर्म में या वन लाइनर के फॉर्म में दे दिया गया है, ठीक है। इसलिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें दोस्तों, ठीक है। सारे पॉइंटों को हम लोग पूरी अच्छी तरीके से कवर करेंगे दोस्तों। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों, ठीक है। हमारे चैनल की तरफ से दोस्तों अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों हम बढ़ेंगे आगे की पॉइंट की तरफ, ध्यानपूर्वक देखते रहिए दोस्तों। सारे पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए क्या कराया गया है, यहाँ सही सुमेल कराया गया है दोस्तों। सुमेलन वाले दोस्तों जितने भी प्रश्न है वह परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न अब बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, यहाँ घाटी और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को सुमेल कराया गया है, ठीक है। चलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे, कह रहा दोस्तों मरखा घाटी। तो याद रखिए दोस्तों, जो हमारी मरखा घाटी है वह है हमारे लद्दाख में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, ठीक है। जूकू घाटी कहाँ है? तो याद रखिए जूकू घाटी है दोस्तों हमारी नागालैंड में, ठीक है। जूकू घाटी कहाँ स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों नागालैंड में, ठीक है। सांगला घाटी कहाँ स्थित है? तो याद रखिए सांगला घाटी है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है यूथांग घाटी की बात कर रहा है, तो यूथांग घाटी स्थित है दोस्तों हमारी सिक्किम में, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर देखेंगे मरखा घाटी। तो मरखा घाटी स्थित है दोस्तों हमारी लद्दाख में, ठीक है। मरखा घाटी याद रखिएगा, मरखा घाटी स्थित है दोस्तों लद्दाख में, ठीक है। जूकू घाटी स्थित है दोस्तों नागालैंड में, ठीक है। जूकू घाटी स्थित है दोस्तों नागालैंड में। सांगला घाटी स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में और यूथांग घाटी स्थित है दोस्तों सिक्किम में, ठीक है। फिर देखिए मरखा घाटी स्थित है दोस्तों लद्दाख में। क्या है? मरखा घाटी स्थित है लद्दाख में। जूकू घाटी स्थित है दोस्तों नागालैंड में। सांगला घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। यूथांग घाटी स्थित है दोस्तों सिक्किम में। फिर देखिए मरखा घाटी स्थित है दोस्तों लद्दाख में। जूकू घाटी स्थित है दोस्तों नागालैंड में। सांगला घाटी स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। यूथांग घाटी स्थित है दोस्तों सिक्किम में। फिर देखिए मरखा घाटी स्थित है दोस्तों लद्दाख में। जूकू घाटी स्थित है दोस्तों नागालैंड में। सांगला घाटी स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में और यूथांग घाटी स्थित है दोस्तों सिक्किम में। फिर देखिए मरखा घाटी स्थित है दोस्तों लद्दाख में। जूकू घाटी स्थित है दोस्तों नागालैंड में। सांगला घाटी स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। यूथांग घाटी स्थित है दोस्तों सिक्किम में। फिर देखिए मरखा घाटी स्थित है लद्दाख में। जूकू घाटी स्थित है नागालैंड में। सांगला घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में और यूथांग घाटी स्थित है सिक्किम में, ठीक है दोस्तों। हम लोगों ने देख लिया है अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। सारे पॉइंट दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखें यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित कथन सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से कथन। कह रहा है दोस्तों मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट, कह रहा है पत्थरक डाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। पहला पॉइंट कह रहा है मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकाड़ू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, ठीक है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट यह है और दूसरा पॉइंट यहाँ दिया गया है, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथन सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कड़ाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि कुंती नदी मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, ठीक है दोस्तों। तो दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे, कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिए। कह रहा है कि भारत में शांत घाटी स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों भारत में शांत घाटी स्थित है दोस्तों केरल राज्य में, ठीक है। भारत में शांत घाटी स्थित है दोस्तों केरल राज्य में, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखेंगे, कह रहा है दोस्तों यहाँ सही कथन कह रहा है, तो देखेंगे सही कथन क्या क्या दिए गए हैं। 3 पॉइंट दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा है। क्या है दोस्तों? पहला पॉइंट कि गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा है, ठीक है दोस्तों। दूसरा कह रहा है कि गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। फिर तीसरा कह रहा है कि उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी है, ठीक है। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा तीनों पॉइंट की सही कथन है। कह रहा है गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया है, ठीक है। गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा है, पहला पॉइंट। दूसरा कि गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक
लिखी है। 3 पॉइंट यहाँ दिए गए हैं कि गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा है। दूसरा, गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। तीसरा, उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी है। ठीक है दोस्तों, तीनों पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पे गलवान नदी के संबंधित। ठीक है, गलवान के बारे में यहाँ दिए गए हैं तीनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार और देख लेते हैं। गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा है। ठीक है, गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, दूसरा पॉइंट, और उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे भौतिक विभाजन के तहत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दर्रे यानी कि पासेस की तरफ, जिससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग सारे प्रश्न देखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों दर्रे। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों पाल घाट स्थित है, तो याद रखिए पाल घाट दर्रा जो है स्थित दोस्तों यह है हमारा केरल में, लेकिन कह रहा है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य केरल में स्थित है दोस्तों हमारा पाल घाट दर्रा। ठीक है, याद रखिएगा कि पाल घाट दर्रा जो स्थित है वह है हमारा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। क्या है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है दोस्तों हमारा पाल घाट। ठीक है, पाल घाट स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। पाल घाट स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य केरल में। चलिए दोस्तों अगला देखिए, कह रहा है भोर घाट स्थित है दोस्तों, तो याद रखिए भोर घाट स्थित है दोस्तों हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलिए। भोर घाट स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में। क्या है? भोर घाट स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में। भोर घाट स्थित है महाराष्ट्र में। चलिए दोस्तों लीपू लेक, तो लीपू लेक याद रखिएगा दोस्तों उत्तराखंड में। याद रखिएगा दोस्तों लीपू लेक, माना और नीति दर्रा तीनों ही दोस्तों उत्तराखंड में है। लीपू लेक, माना और नीति दर्रा तीनों ही उत्तराखंड में है। लीपू लेक, माना और नीति दर्रा तीनों ही उत्तराखंड में है। लीपू लेक, माना और नीति दर्रा तीनों ही दोस्तों याद रखिएगा उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है लेह जाने का रास्ता, तो लेह जाने का रास्ता दोस्तों हम पाते हैं जोजिला दर्रे से। क्या है दोस्तों? लेह जाने का रास्ता हम पाते हैं वो है जोजिला दर्रे से। ठीक है, लेह जाने का रास्ता है जोजिला दर्रे से। ठीक है, लेह जाने का रास्ता है दोस्तों जोजिला दर्रे से। लेह जाने का रास्ता है जोजिला दर्रे से। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहिए दोस्तों। दर्रे से संबंधित बहुत सारे प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे पॉइंटों को आप लोग कवर करते चलिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा दोस्तों वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया, तो याद रखिएगा दोस्तों नाथुला दर्रा जो कि स्थित है दोस्तों हमारे सिक्किम में। सिक्किम में दो दर्रे याद रखिए, नाथुला और जलैपला। ठीक है, सिक्किम में दो दर्रे याद रखिए, कौन कौन से? नाथुला और जलैपला। सिक्किम में दो दर्रे याद रखिए, नाथुला और जलैपला। नाथुला और जलैपला दोनों दर्रे सिक्किम में स्थित हैं। ठीक है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया, तो याद रखिए दोस्तों नाथुला दर्रा। ठीक है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया, तो याद रखिए दोस्तों नाथुला दर्रा जो कि कहाँ स्थित है? सिक्किम में। और सिक्किम में ही एक और दर्रा स्थित है, वह है जलैपला दर्रा। ठीक है, दोनों याद रखिए, नाथुला और जलैपला दोनों दोस्तों हमारे स्थित हैं सिक्किम में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सही सुमेल कराया गया है, जितने भी दर्रे दिए हैं ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। चलिए माना और नीति दर्रा। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा लिपुलेख, माना और नीति दर्रा तीनों ही कहाँ स्थित हैं दोस्तों? याद रखिएगा उत्तराखंड में। ठीक है, लिपुलेख, माना और नीति दर्रा तीनों ही स्थित हैं दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, लिपुलेख, माना और नीति दर्रा तीनों ही स्थित हैं दोस्तों उत्तराखंड में। लिपुलेख, माना और नीति दर्रा तीनों ही स्थित हैं दोस्तों हमारे उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए जोजिला दर्रा की बात करें तो जोजिला स्थित है दोस्तों हमारे लद्दाख केंद्र शासित राज्य में। ठीक है, लद्दाख, जोजिला हमारा दर्रा स्थित है दोस्तों लद्दाख में। ठीक है, जोजिला दर्रा स्थित है लद्दाख में। जोजिला दर्रा स्थित है लद्दाख में। बनिहाल की बात करें तो बनिहाल है दोस्तों हमारा जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है, बनिहाल की बात करें तो बनिहाल स्थित है दोस्तों हमारा जम्मू एवं कश्मीर में। और नाथुला स्थित है दोस्तों हमारा सिक्किम में। ठीक है, चारों पॉइंट आप लोग इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, याद रखिए। माना और नीति दर्रा, ठीक है, वह है हमारा उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ही दोस्तों लिपुलेख दर्रा भी है। लिपुलेख, माना और नीति तीनों दोस्तों उत्तराखंड में। जोजिला याद रखिए दोस्तों लद्दाख में। जोजिला कहाँ है? लद्दाख में। जोजिला कहाँ है? लद्दाख में। बनिहाल है जम्मू एवं कश्मीर में। बनिहाल है जम्मू एवं कश्मीर में। बनिहाल है जम्मू एवं कश्मीर में। नाथुला है दोस्तों सिक्किम में। नाथुला है दोस्तों सिक्किम में। माना नीति उत्तराखंड में, जोजिला लद्दाख में, बनिहाल जम्मू एवं कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में। माना नीति उत्तराखंड में, जोजिला लद्दाख में, बनिहाल जम्मू एवं कश्मीर में, नाथुला दोस्तों सिक्किम में। ठीक है, चारों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। फिर से देखेंगे, माना नीति उत्तराखंड में, जोजिला लद्दाख में, बनिहाल जम्मू कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में। माना नीति उत्तराखंड में, जोजिला लद्दाख में, बनिहाल जम्मू कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, आगे फिर सही सुमेल कराया गया है। सही सुमेल वाले प्रश्न बहुत सारे दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा दोस्तों चांगला दर्रा की बात कर रहा है, तो याद रखिए चांगला दर्रा स्थित है दोस्तों हमारा लद्दाख में। ठीक है, याद रखिए चांगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो चांगला दर्रा याद रखिए, चांगला दर्रा स्थित है दोस्तों हमारा लद्दाख में। ठीक है, चांगला दर्रा स्थित है लद्दाख में। रोहतांग दर्रे की बात करें तो याद रखिए दोस्तों रोहतांग दर्रा हमारा स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में।
ठीक है। रोहतांग दर्रा स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और बाड़ा लाचा दर्रा भी दोस्तों स्थित है हमारा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा दोनों स्थित हैं दोस्तों हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य में, ठीक है। बोमडिला दर्रा याद रखिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। बोमडिला दर्रा स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। और याद रखिए दोस्तों यांगयाप दर्रा भी दोस्तों हमारा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। दीफू दर्रा भी स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। बोमडिला दर्रा स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, यांगयाप दर्रा भी स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, दीफू दर्रा भी स्थित है दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है सेला दर्रा। तो सेला दर्रा याद रखिए दोस्तों स्थित है हमारा उत्तराखंड में, ठीक है। सेला दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। चलिए फिर देखेंगे चांगला दर्रा स्थित है दोस्तों लद्दाख में, ठीक है। चांगला दर्रा स्थित है दोस्तों लद्दाख में। चांगला दर्रा स्थित है लद्दाख में। रोहतांग है हमारा हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग है हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग है हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश में। सेला है हमारा उत्तराखंड में, सेला है हमारा उत्तराखंड में। फिर देखिए चांगला है दोस्तों लद्दाख में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, सेला उत्तराखंड में। चांगला लद्दाख में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, सेला उत्तराखंड में। चांगला लद्दाख में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, सेला उत्तराखंड में, ठीक है। चांगला लद्दाख में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, सेला उत्तराखंड में। चांगला लद्दाख में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, सेला दोस्तों हमारा उत्तराखंड में। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चांगला लद्दाख में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, सेला उत्तराखंड में, ठीक है। फिर देखिए चांगला लद्दाख में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, सेला उत्तराखंड में। बोमडिला ठीक है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में ही दोस्तों हमारे यांगयाप और दीफू दर्रा भी स्थित हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा एवं पाल घाट में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों हमारा खैबर दर्रा, ठीक है। थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा एवं पाल घाट में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों खैबर दर्रा, ठीक है। थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा एवं पाल घाट में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों खैबर दर्रा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ कह रहा है दोस्तों किंगरी विंगरी नीति माड़ा क्या है। तो याद रखिए दोस्तों ये सभी दर्रों के नाम दिए गए हैं। किंगरी विंगरी नीति और माड़ा क्या है। तो याद रखिए ये सभी दोस्तों हमारे दर्रे यानी कि पासेज हैं, ठीक है। किंगरी विंगरी नीति और माड़ा क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों यह सभी हमारे दर्रों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते रहिए, दर्रों से संबंधित प्रश्न दोस्तों हमारी परीक्षाओं में बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, सारे प्रश्न हमारे जो दर्रे से संबंधित हैं वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखिए अब आगे के हम देखेंगे दर्रों से संबंधित क्या प्रश्न दिए गए हैं। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट हमारे परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए सही सुमेल कराया गया है। फिर दोस्तों सही सुमेल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए कह रहा दोस्तों बुमला, ठीक है। तो बुमला पर्वतीय दर्रा याद रखिए दोस्तों यह स्थित है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। बुमला हमारा जो है दोस्तों याद रखिएगा, बुमला स्थित है दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश में। जिलेपला और नाथुला दर्रा, ठीक है। तो जिलेपला और नाथुला दोनों स्थित हैं दोस्तों हमारे सिक्किम में, ठीक है। जो हमारे जलेपला और नाथुला हैं दोनों स्थित हैं दोस्तों हमारे सिक्किम में, ठीक है। मुलिंगला, तो मुलिंगला याद रखिएगा दोस्तों उत्तराखंड में, ठीक है। मुलिंगला स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में, और सिपकिला स्थित है दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा तीनों दर्रे दोस्तों हमारे हिमाचल प्रदेश में हैं। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बुमला दर्रा स्थित है दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश में, क्या है, बुमला दर्रा स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। जिलेपला स्थित है दोस्तों सिक्किम में, मुलिंगला स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में, और सिपकिला स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर देखिए बुमला दर्रा स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, बुमला दर्रा स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। जिलेपला स्थित है दोस्तों सिक्किम में, ठीक है। जिलेपला स्थित है दोस्तों सिक्किम में। मुलिंगला स्थित है दोस्तों हमारा उत्तराखंड में, और सिपकिला स्थित है दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बुमला स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, जिलेपला स्थित है दोस्तों सिक्किम में, मुलिंगला स्थित है उत्तराखंड में, सिपकिला स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बुमला स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, जिलेपला स्थित है दोस्तों सिक्किम में, मुलिंगला स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में, और सिपकिला स्थित है दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बुमला स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, जिलेपला स्थित है दोस्तों सिक्किम में, मुलिंगला स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में, सिपकिला स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बुमला स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, जिलेपला स्थित है दोस्तों सिक्किम में, मुलिंगला स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में, सिपकिला स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिए, बुमला स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, जिलेपला स्थित है दोस्तों सिक्किम में, मुलिंगला स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में, सिपकिला स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, ठीक है।
बुमला स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला स्थित है दोस्तों सिक्किम में, मुलिंगला स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में, सिपकिला स्थित है हिमाचल प्रदेश में। फिर देखेंगे बुमला स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला स्थित है दोस्तों सिक्किम में, मुलिंगला स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में, सिपकिला स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बुमला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला कहाँ है? सिक्किम में। मुलिंगला कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। ठीक है, मुलिंगला कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिए मुलिंगला है दोस्तों हमारा उत्तराखंड में। ठीक है, मुलिंगला स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में, और सिपकिला स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे याद रखिए, सिपकिला, बड़ा लाचा और रोहतांग दर्रा। ठीक है, सिपकिला, बड़ा लाचा और रोहतांग दर्रा तीनों ही दोस्तों हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, एक बार और देख लेंगे, बुमला है अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला है सिक्किम में, मुलिंगला है उत्तराखंड में, सिपकिला है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या दिया गया है। यहाँ देखिए सही सुमेलन कराया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कराया गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट हमारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सही सुमेलन कराया गया है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों माना दर्रा। ठीक है, तो लिपुलेख, माना और नीति दर्रा तीनों ही दोस्तों कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड में। ठीक है, लिपुलेख, माना और नीति दर्रा तीनों ही दोस्तों हमारे स्थित हैं, वह कहाँ है? वह है दोस्तों हमारे उत्तराखंड में। यह तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ माना और नीति दोनों हमारे दोस्तों कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा और बोमडिला दर्रा तीनों ही दर्रे दोस्तों हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा और बोमडिला दर्रा तीनों ही दर्रे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, माना और नीति दर्रा दोनों कहाँ हैं? या उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में ही दोस्तों हमारा लिपुलेख दर्रा भी स्थित है। ठीक है, अघिल दर्रा कह रहा है दोस्तों, तो याद रखिए अघिल दर्रा स्थित है दोस्तों हमारा लद्दाख में। ठीक है, अघिल दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में। ठीक है, फिर से देखेंगे, माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अघिल दर्रा लद्दाख में। ठीक है, माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अघिल दर्रा लद्दाख में। ठीक है, माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अघिल दर्रा लद्दाख में। ठीक है, माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अघिल दर्रा लद्दाख में। ठीक है, माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अघिल दर्रा लद्दाख में। माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अघिल दर्रा लद्दाख में। ठीक है दोस्तों, माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अघिल दर्रा लद्दाख में। माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अघिल दर्रा लद्दाख में। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, कह रहा रोहतांग दर्रा स्थित है, तो हम लोगों को मालूम है, याद रखिए हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, और सिपकिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा वह कहाँ स्थित है? वह भी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, रोहतांग दर्रा स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, और सिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा भी स्थित है, वह है हमारे हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और सिपकिले दर्रे से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है? वह है हमारी सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी निकलती है दोस्तों हमारी सिपकिला दर्रे से। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखें, कह रहा दोस्तों कि पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है। क्या है? पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है, तो याद रखिए दोस्तों सिपकिला दर्रा। ठीक है, जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, सिपकिला दर्रा सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों, फिर हो जाएगा हमारा लिपुलेख दर्रा। ठीक है, कहाँ है? उत्तराखंड में। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा नाथुला दर्रा, जो कि है दोस्तों हमारा सिक्किम में। फिर हो जाएगा बोमडिला, जो कि है दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर देखिए पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है, तो सबसे पहले हो जाएगा सिपकिला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख जो कि उत्तराखंड में है, नाथुला जो कि सिक्किम में है, बोमडिला जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है, तो वह है सिपकिला दर्रा, फिर है लिपुलेख, फिर है नाथुला, फिर है बोमडिला। सिपकिला, लिपुलेख, नाथुला और बोमडिला। ठीक है, सिपकिला, लिपुलेख, नाथुला और बोमडिला, सिपकिला, लिपुलेख, नाथुला और बोमडिला, सिपकिला, लिपुलेख, नाथुला और बोमडिला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखें। कह रहा है कि जो जिला नाथुला, खैबर एवं रोहतांग में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों नाथुला दर्रा। ठीक है, ऊंचाई लगभग 14,450 फीट। ठीक है, जो जिला नाथुला, खैबर एवं रोहतांग में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों नाथुला, ऊंचाई लगभग 14,450 फीट। ठीक है, जो जिला नाथुला, खैबर एवं रोहतांग में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों नाथुला, ऊंचाई लगभग 14,450 फीट। ठीक है, जो
जिला नाथुला, खैबर एवं रोहतांग में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों नाथुला ऊंचाई लगभग 14,450 फीट। ठीक है, जो जिला नाथुला, खैबर एवं रोहतांग में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है वह है दोस्तों हमारा नाथुला, जिसकी ऊंचाई है लगभग 14,450 फीट। और नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? वह है दोस्तों हमारे सिक्किम राज्य में। ठीक है, चलिए अब भौतिक विभाजन के तहत हम अगला टॉपिक बढ़ेंगे, वह है दोस्तों हमारा हिमरेखा एवं हिमनद। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था भौतिक विभाजन के तहत हिमरेखा एवं हिमनद। ठीक है, जो कि हमारा इंडियन ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है और उसमें टॉपिक चल रहा है हिमरेखा एवं हिमनद। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों। पहला कह रहा है कि हिमालय में हिमरेखा है। ठीक है, कह रहा है हिमालय में हिमरेखा है, तो याद रखिए 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि हिमालय में हिमरेखा है, तो याद रखिए 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में। ठीक है, हिमालय में हिमरेखा है 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में। हिमालय में हिमरेखा है 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। सबसे बड़ा हिमनद कह रहा है दोस्तों, तो सबसे बड़ा हिमनद है दोस्तों हमारा सियाचिन। ठीक है, सबसे बड़ा हिमनद है दोस्तों सियाचिन, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा हिमनद है दोस्तों सियाचिन। ठीक है, सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों। कह रहा है चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। कह रहा है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, तो याद रखिए चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। क्या है? चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि हिमालय की हिमनदों के पिघलने की गति है, तो याद रखिए दोस्तों सबसे अधिक। ठीक है, हिमालय की हिमनदों के पिघलने की गति है दोस्तों सबसे अधिक, जिससे दोस्तों हमारा सबसे ज़्यादा जो बढ़ रहा है वह है दोस्तों हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है दोस्तों हमारे ग्लेशियर्स के पिघलने से। ठीक है, हिमालयों के हिमनदों के पिघलने की गति है, तो याद रखिए दोस्तों सबसे अधिक, जिससे हमारा समुद्र का जो तल है वह भी दोस्तों तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, हिमालय की हिमनदों के पिघलने की गति है वह है दोस्तों सबसे अधिक। ठीक है, हिमालय की हिमनदों की पिघलने की गति है सबसे अधिक। चलिए अगला देखें दोस्तों। कह रहा है कि हिस्पार, जेमू, मिलाम एवं रूपल हिमनदों में से कौन सा हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि हिस्पार, जेमू, मिलाम एवं रूपल हिमनदों में से कौन सा हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा मिलाम हिमनद। ठीक है, मिलाम हिमनद जो स्थित है दोस्तों वह हमारा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। फिर से इस पॉइंट को हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि हिस्पार, जेमू, मिलाम एवं रूपल हिमनदों में से कौन सा हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा मिलाम ग्लेशियर जो स्थित है वह है उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में स्थित है। ठीक है, मिलाम हिमनद। ठीक है, चलिए अगला देखें दोस्तों। कह रहा है कि सियाचिन हिमनद स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों नुब्रा घाटी के उत्तर में। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि सियाचिन हिमनद स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों नुब्रा घाटी के उत्तर में हमारा सियाचिन हिमनद स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। कह रहा है कि सियाचिन हिमनद स्थित है, तो याद रखिए नुब्रा घाटी के उत्तर में हमारा सियाचिन हिमनद स्थित है। ठीक है, सियाचिन हिमनद स्थित है नुब्रा घाटी के उत्तर में। ठीक है, सियाचिन हिमनद स्थित है नुब्रा घाटी के उत्तर में। ठीक है, सियाचिन हिमनद स्थित है नुब्रा घाटी के उत्तर में। चलिए अगला देखें। कह रहा दोस्तों कि कंचनजंगा, फिर कह रहा है कि रंडुन, फिर कह रहा है गंगोत्री एवं केदारनाथ में से सबसे बड़ा हिमनद कौन है? तो याद रखिए दोस्तों गंगोत्री, जहां से दोस्तों हमारी नदी गंगा का उद्गम होता है। ठीक है, कंचनजंगा, रंडुन, गंगोत्री एवं केदारनाथ में से सबसे बड़ा हिमनद कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों गंगोत्री। ठीक है, कंचनजंगा, रंडुन, गंगोत्री एवं केदारनाथ में से सबसे बड़ा हिमनद कौन है? तो याद रखिए दोस्तों गंगोत्री। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश आपको की जाएगी दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें, बहुत सारी परीक्षाएं आगामी लगी हुई हैं दोस्तों, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे पॉइंटों को देखते चलें। सारे पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ेंगे आगे, पॉइंट की तरफ देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। कह रहा दोस्तों यहाँ कुछ ग्लेशियर दिए गए हैं और वह किस नदी के पास हैं उनको सुमेल कराया गया है। ध्यानपूर्वक यह देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए इन ग्लेशियरों से कौन कौन सी नदी का उद्गम होता है यहाँ पे सुमेल कराया गया है। चलिए दोस्तों, बंदरपूछ कह रहा है, बंदरपूछ ग्लेशियर से याद रखिए दोस्तों निकलती है हमारी यमुना नदी, जो कि दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। ठीक है, याद रखिएगा हिमनद हमारी बंदरपूछ से निकलती है दोस्तों यमुना नदी। ठीक है, बंदरपूछ से निकलती है यमुना नदी। 12 सिगरी ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों, याद रखिए चेनाब नदी। ठीक है, 12 सिगरी ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों चेनाब नदी। ठीक है, 12 सिगरी ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों चेनाब नदी। ठीक है दोस्तों, मिलाम से निकलती
निकलती है हमारी गोरी गंगा, ठीक है। मिलाम से निकलती है दोस्तों हमारी गोरी गंगा, ठीक है। फिर है दोस्तों सियाचिन, तो सियाचिन से निकलती है दोस्तों हमारी नुब्रा नदी, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है नुब्रा नदी, और जेमू ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों हमारी तीस्ता नदी, ठीक है। जेमू ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों तीस्ता नदी, ठीक है। सारे पॉइंटों को हम फिर से देखेंगे। कह रहा है बंदरपूछ दोस्तों, तो याद रखिए बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी, बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी, बंदरपूछ ग्लेशियर से यमुना नदी। 12 सिगरी से दोस्तों निकलती है चेनाब नदी, 12 सिगरी से निकलती है दोस्तों चेनाब नदी, 12 सिगरी से निकलती है दोस्तों चेनाब नदी, ठीक है। 12 सिगरी से निकलती है दोस्तों चेनाब नदी। मिलाम से निकलती है गोरी गंगा, मिलाम से निकलती है गोरी गंगा। सियाचिन से नुब्रा, सियाचिन से नुब्रा। जेमू से तीस्ता नदी, जेमू से तीस्ता नदी। फिर देखिए बंदरपूछ से यमुना, बंदरपूछ ग्लेशियर से यमुना नदी। 12 सिगरी से दोस्तों चेनाब नदी, 12 सिगरी से चेनाब नदी, 12 सिगरी से चेनाब नदी। मिलाम से दोस्तों गौरी गंगा, मिलाम से गौरी गंगा, ठीक है दोस्तों। मिलाम हिमनत से गौरी गंगा, मिलाम हिमनत से गौरी गंगा। सियाचिन से दोस्तों नुब्रा, सियाचिन से दोस्तों नुब्रा। जेमू से दोस्तों तीस्ता, जेमू से दोस्तों तीस्ता, ठीक है। फिर देखिए बंदरपूछ से यमुना, बंदरपूछ से यमुना। 12 सिगरी से चेनाब, 12 सिगरी से चेनाब। मिलाम से गौरी गंगा, मिलाम से गौरी गंगा। सियाचिन से नुब्रा, सियाचिन से नुब्रा। जेमू से तीस्ता, जेमू से तीस्ता, ठीक है। बंदरपूछ से यमुना, बंदरपूछ से यमुना। 12 सिगरी से चेनाब, 12 सिगरी से चेनाब। मिलाम से दोस्तों गौरी गंगा, मिलाम से गौरी गंगा। सियाचिन से नुब्रा, जेमू से तीस्ता। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। फिर देखेंगे बंदरपूछ से यमुना, 12 सिगरी से चेनाब, 12 सिगरी से चेनाब, 12 सिगरी से चेनाब। मिलाम से गौरी गंगा, मिलाम से गौरी गंगा, मिलाम से गौरी गंगा। सियाचिन से नुब्रा, सियाचिन से नुब्रा, सियाचिन से नुब्रा। जेमू से तीस्ता, जेमू से तीस्ता, जेमू से तीस्ता, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे। कह रहा है दोस्तों हिमनदी की लंबाई के घटते क्रम है। क्या है? हिमनदी की लंबाई के घटते क्रम है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हिस्पर, ठीक है। फिर दोस्तों हो जाएगा बियाफो, फिर हो जाएगा दोस्तों द्रांग द्रुंग, फिर हो जाएगा दोस्तों सोना पानी, फिर हो जाएगा दोस्तों 12 सिगरी, ठीक है। और 12 सिगरी से कौन सी नदी निकलती है? याद रखिएगा चीनाब, ठीक है। चलिए फिर देखें हिमनदी की लंबाई के घटते क्रम है, तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हिस्पर, फिर बियाफो, फिर द्रांग द्रुंग, फिर सोना पानी, फिर 12 सिगरी, ठीक है दोस्तों। कह रहा है हिमनदी की लंबाई के घटते क्रम है, तो याद रखिए हिस्पर, फिर बियाफो, फिर द्रांग द्रुंग, फिर सोना पानी, फिर 12 सिगरी, ठीक है। सबसे पहले हिस्पर, फिर बियाफो, फिर द्रांग द्रुंग, फिर सोना पानी, फिर 12 सिगरी, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ चुका है, वह है दोस्तों हमारा 8वां टॉपिक भौतिक विभाजन के तहत, वह है दोस्तों हमारा पठार, जिससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा पठार, ठीक है दोस्तों। चलिए देखेंगे इसके तहत क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलों का निर्माण हुआ, तो याद रखिएगा दोस्तों क्रिटेशियस युग में। क्या है? पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलों का निर्माण हुआ है, तो याद रखिएगा दोस्तों क्रिटेशियस युग में। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलों का निर्माण हुआ है, तो याद रखिएगा दोस्तों यह पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्रिटेशियस युग में, ठीक है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलों का निर्माण हुआ है, तो याद रखिए क्रिटेशियस युग में। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलों का निर्माण हुआ है, तो याद रखिए क्रिटेशियस युग में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा दोस्तों मेघालय का पठार भाग है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखिए यह है दोस्तों हमारे प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है हमारा मेघालय का पठार, ठीक है। प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है दोस्तों हमारे मेघालय का पठार, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलों का निर्माण हुआ है, तो याद रखिएगा दोस्तों क्रिटेशियस युग में, ठीक है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस युग में, याद रखिएगा, ठीक है। मेघालय का पठार भाग है, तो याद रखिए प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का, मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का, ठीक है दोस्तों। सारे पॉइंटों को देखते चलिए ध्यानपूर्वक, परीक्षा की दृष्टि से सारे पॉइंट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट दोस्तों पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है, जिनको यहाँ पे दोस्तों वन लाइनर फॉर्म में दे दिया गया है, जो कि हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न हमेशा दोस्तों परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, ठीक है। यहाँ पे देखें ऊपर हमारा पॉइंट दिया गया है, यहाँ देखिए ध्यानपूर्वक। कह रहा दोस्तों भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों सेनोजोइक महाकल्प में, ठीक है। कह रहा है भारत के जो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत हैं वह निर्मित हुए हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों सेनोजोइक महाकल्प में, ठीक है। भारत के जो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत हैं वह निर्मित हुए हैं सेनोजोइक महाकल्प में। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं सेनोजोइक महाकल्प में, ठीक
ठीक है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं सेनोजोइक महाकल्प में, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है, वह किस उद्योग के लिए फेमस है? तो याद रखिए दोस्तों, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण हमारा जो सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है वह छोटा नागपुर पठार में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा कि छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण, ठीक है। खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण, ठीक है। ऊपर पॉइंट फिर देखें कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो याद रखिएगा सेनोजोइक महाकल्प में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं सेनोजोइक महाकल्प में, ठीक है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं सेनोजोइक महाकल्प में, ठीक है। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है, तो याद रखिएगा खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण, ठीक है। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है तो खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण, ठीक है। छोटा नागपुर पठार है तो याद रखिए दोस्तों एक अग्र गंभीर है हमारा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। कह रहा है छोटा नागपुर का पठार है तो याद रखिए एक अग्र गंभीर है, ठीक है। फिर देखें भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों सेनोजोइक महाकल्प में। क्या है? सेनोजोइक महाकल्प में भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। अगला देखिए, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है, तो याद रखिए खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण, ठीक है। अगला देखिए, छोटा नागपुर पठार है तो याद रखिए छोटा नागपुर पठार दोस्तों एक अग्र गंभीर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चलिए दोस्तों कह रहा है नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न पहली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, अब नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैपिंग के प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट हैं, हम देख लेंगे एक बार। चलिए देखें, मानचित्र में ए, बी, सी तथा डी द्वारा अंकित स्थान क्रमशः हैं, ठीक है। कह रहा है मानचित्र में जो ए, बी, सी और डी अंकित किए गए हैं या प्रदेश किस किस चीज़ से संबंधित हैं हम यहाँ देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे, कह रहा है मानचित्र में ए, बी, सी तथा डी द्वारा जो अंकित स्थान है वह क्रमशः हैं, तो हम देखेंगे जो पहला हमारा ए स्थान है यह है दोस्तों हमारा रिफ्ट घाटी क्षेत्र है, ठीक है। जो पहला हमारा ए स्थान दिया गया है यह हमारा रिफ्ट घाटी क्षेत्र है, ठीक है। जो बी हमारा क्षेत्र दिया गया है यह छत्तीसगढ़ का मैदान है, ठीक है। जो सी दिया गया है दोस्तों वह है हमारा छोटा नागपुर पठार और छोटा नागपुर पठार, ठीक है दोस्तों। जो हमारा सी दिया गया है यह छोटा नागपुर पठार है और डी हमारा है यह है दोस्तों हमारा वर्षा छाया क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। जो डी है हमारा यह है वर्षा छाया क्षेत्र। फिर देख लीजिए, ए है दोस्तों हमारा रिफ्ट घाटी क्षेत्र, ठीक है। बी है दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ मैदान, सी है दोस्तों छोटा नागपुर पठार और जो हमारा डी दिया गया है यह है वर्षा छाया क्षेत्र, ठीक है। रिफ्ट घाटी क्षेत्र ए है, फिर है दोस्तों हमारा बी वह है छत्तीसगढ़ मैदान, सी है दोस्तों हमारा छोटा नागपुर पठार और डी है दोस्तों हमारा वर्षा छाया क्षेत्र। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ कह रहा दोस्तों मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप का पठार में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित पठार है, तो याद रखिएगा दोस्तों मालवा का पठार, ठीक है। कह रहा है दोस्तों ध्यानपूर्वक याद रखें कि मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप का पठार में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा मालवा का पठार स्थित है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखेंगे कि मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप का पठार में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित पठार है, तो याद रखिए वह है दोस्तों हमारा मालवा का पठार, ठीक है। फिर से देखेंगे, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप का पठार में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित पठार है, तो वह है दोस्तों हमारा मालवा का पठार। याद रखिएगा कौन सी श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है दोस्तों हमारा मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है मालवा का पठार। चलिए, कह रहा है दोस्तों दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, तो याद रखिएगा मुख्यतः दोस्तों छत्तीसगढ़ में, फिर दोस्तों उड़ीसा में, फिर है तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों हमारा दंडकारण्य क्षेत्र, ठीक है। मुख्यतः छत्तीसगढ़ में और दोस्तों उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, तो याद रखिए मुख्यतः छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, तो मुख्यतः छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, मुख्यतः छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। अगला देखें, कह रहा है कि दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों मध्यवर्ती क्षेत्र में, ठीक है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है, तो याद रखिएगा मध्यवर्ती क्षेत्र में, ठीक है। अगला देखिए, कह
रहा है भुवन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ में से मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो याद रखिए भुवन पहाड़ियाँ। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि भुवन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंती पहाड़ियों में से मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो याद रखिएगा दोस्तों भुवन पहाड़ियाँ। ठीक है, सारे पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक सारे पॉइंट देखते चलिए। अब बढ़ेंगे दोस्तों भौतिक विभाजन के तहत एक और टॉपिक, वह है दोस्तों हमारा तटीय भाग। ठीक है, 9वां टॉपिक है हमारा, वह है दोस्तों हमारा तटीय भाग। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा दोस्तों भारत की तटरेखा, छोटे सा ही टॉपिक है लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तटीय भाग और देखेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक यहाँ। ठीक है, तटरेखा, भारत की तटरेखा के बारे में यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है दोस्तों भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो याद रखिए दोस्तों चेन्नई तट से। क्या है, भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है, तो याद रखिए चेन्नई तट से। ठीक है, भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है, तो याद रखिए दोस्तों चेन्नई तट से। ठीक है, भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है, तो याद रखिए दोस्तों चेन्नई तट से। ठीक है, भारत का जो औसत समुद्र तल नापा जाता है वह नापा जाता है दोस्तों चेन्नई तट से। ठीक है, भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। चलिए, कह रहा है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, तो याद रखिए तट से 12 समुद्री मील तक। ठीक है दोस्तों, कह रहा है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, तो याद रखिए तट से 12 समुद्री मील तक। ठीक है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, तो याद रखिए तट से 12 समुद्री मील तक। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, तो याद रखिए तट से 12 समुद्री मील तक। चलिए, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है, तो याद रखिए 7516.6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है तो लगभग 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है तो लगभग 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है तो लगभग 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है, तो याद रखिए गुजरात राज्य का। ठीक है, कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है, तो याद रखिए गुजरात राज्य का। ठीक है, भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है, तो याद रखिए गुजरात राज्य का। ठीक है, भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। फिर दोस्तों कह रहा है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है, तो याद रखिए लगभग 7516.6 किलोमीटर। भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है, तो याद रखिए गुजरात राज्य का। ठीक है, चलिए फिर चारों पॉइंट को देखेंगे। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है लगभग 7516.6 किलोमीटर। भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है गुजरात राज्य का। ठीक है, भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है गुजरात राज्य का। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है भारत में तटरेखा से लगे राज्य हैं, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इनकी संख्या याद रखिए दोस्तों। भारत में जो तटरेखा से लगे हमारे राज्य हैं वह है दोस्तों 9 राज्य। ठीक है, भारत में तटरेखा से लगे राज्य हैं दोस्तों 9। भारत में तटरेखा से लगे राज्य हैं 9। भारत में तटरेखा से लगे राज्य हैं 9। चलिए अगला देखें। कह रहा है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, तो याद रखिए दोस्तों हमारे हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन का। ठीक है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, तो हिंद महासागर का। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, तो हिंद महासागर का। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, तो याद रखिए दोस्तों हिंद महासागर का। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है, तो याद रखिए लहरों से। ठीक है, यानी कि वेव्स से। ठीक है, कह रहा है सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों लहरों से। ठीक है, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों लहरों से। ठीक है, चलिए तटीय भाग के ही तहत एक और हमारा टॉपिक, यह पहला ए टॉपिक था, बी टॉपिक दिया गया है दोस्तों, वह है हमारा पश्चिमी तट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछते हैं। देखिए कह रहा दोस्तों पहला पॉइंट कि भारतवर्ष के पश्चिम तटीय शहरों यानी कि कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण सही क्रम पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा जंजीरा सबसे उत्तर में, फिर दोस्तों हो जाएगा सिंधुदुर्ग, फिर हो जाएगा दोस्तों कन्नूर, फिर हो जाएगा दोस्तों नागरकोइल। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ रहा है यहाँ। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा जंजीरा, फिर हो जाएगा दोस्तों सिंधुदुर्ग, फिर हो जाएगा कन्नूर, फिर हो जाएगा नागरकोइल। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा जंजीरा, फिर हो जाएगा सिंधुदुर्ग, फिर हो जाएगा दोस्तों कन्नूर, फिर नागरकोइल। सबसे पहले जंजीरा, फिर दोस्तों सिंधुदुर्ग, फिर कन्नूर, फिर नागरकोइल। जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर, नागरकोइल। जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर, नागरकोइल। जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर, नागरकोइल। जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर, नागरकोइल। यह हमारा उत्तर से दक्षिण क्रम होगा। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखें क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे। क्या है, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। ठीक है, यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है, तो इस
उक्ति में वर्णित स्थान है दोस्तों तमिलनाडु तट की यह बात कर रहा है। फिर से देखेंगे कि आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है, तो याद रखिएगा दोस्तों तमिलनाडु तट की यह बात कर रहा है। यह जो उक्ति दी गई है यह तमिलनाडु तट से संबंधित है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखते रहिए दोस्तों, सारे पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ देखिए, कह रहा है दोस्तों कि नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। ठीक है, नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। चलिए देखेंगे यहाँ क्या दिया गया है मानचित्र, यहाँ आप लोग ध्यानपूर्वक देख लें। ठीक है, यह हमारा मानचित्र है। ठीक है, कह रहा है भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग घोषित करते हैं। क्या है, कह रहा है भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग घोषित करते हैं। यहाँ देखिए नीचे दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक दिया गया है भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग घोषित करते हैं। तो याद रखिए दोस्तों हमारा अंतर्जालीय उच्चावच रेखा। ठीक है, क्या है, भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग घोषित करते हैं, तो याद रखिए अंतर्जालीय उच्चावच रेखा। ठीक है, अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को यह घोषित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक अब हम बढ़ेंगे आगे की पॉइंट की तरफ। क्या हमारा दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए देखें, कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि जंजीरा, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों जंजीरा, उडुपी, ओरोविले तथा तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर है। तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा जंजीरा और उडुपी। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि जंजीरा, उडुपी, ओरोविले तथा तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर है। तो याद रखिएगा दोस्तों जंजीरा और उडुपी। ठीक है, जंजीरा, उडुपी, ओरोविले तथा तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर है। तो याद रखिएगा जंजीरा और उडुपी। ठीक है, जंजीरा, उडुपी, ओरोविले तथा तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर है। तो याद रखिएगा दोस्तों जंजीरा और उडुपी। ठीक है, जंजीरा, उडुपी, ओरोविले तथा तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर है। तो याद रखिएगा दोस्तों जंजीरा और उडुपी। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दोस्तों कुछ सुमेल कराया गया है। सागर पुलिन यानी कि जो बीचेस हैं दोस्तों, और वह बीच जो है दोस्तों किन राज्यों में स्थित हैं, यहाँ पे सुमेल कराया गया है। ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। चलिए सागर पुलिन और राज्य हम लोग सुमेल करेंगे। चलिए यदि बात करें दोस्तों दीघा पुलिन की, तो दीघा पुलिन स्थित है दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दीघा कहाँ स्थित है, तो याद रखिए दीघा स्थित है दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दीघा कहाँ स्थित है, तो दीघा स्थित है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ठीक है, गोपालपुर की बात करें तो गोपालपुर स्थित है दोस्तों हमारा उड़ीसा में। ठीक है, गोपालपुर स्थित है दोस्तों उड़ीसा में। ठीक है, कलांगुट की बात करें तो याद रखिए कलांगुट स्थित है दोस्तों हमारा गोवा में, और मरीना स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है, मरीना याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है। दीघा स्थित है पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर स्थित है दोस्तों उड़ीसा में, कलांगुट स्थित है दोस्तों गोवा में, मरीना स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है, दीघा स्थित है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर स्थित है उड़ीसा में, कलांगुट स्थित है गोवा में, मरीना स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है, दीघा स्थित है पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में, कलांगुट गोवा में, मरीना तमिलनाडु में। दीघा पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में, कलांगुट गोवा में, मरीना तमिलनाडु में। दीघा पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में, कलांगुट गोवा में, मरीना तमिलनाडु में। दीघा पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में, कलांगुट गोवा में, मरीना तमिलनाडु में। दीघा पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में, कलांगुट गोवा में, मरीना तमिलनाडु में। दीघा पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में, कलांगुट गोवा में, मरीना तमिलनाडु में। दीघा पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में, कलांगुट गोवा में, मरीना तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए ध्यानपूर्वक हम बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारे आगे के पॉइंट क्या दिए गए हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पे, आगे का पॉइंट देखेंगे हम। ठीक है, चलिए देखें दोस्तों, कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। चलिए कह रहा है दोस्तों तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। पूछ रहा है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। तो याद रखिए दोस्तों कोरोमंडल। ठीक है, और जो केरल वाला तट है उसका क्या नाम है, मालाबार तट। ठीक है, चलिए देखें तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। तो याद रखिए कोरोमंडल। ठीक है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। तो याद रखिए दोस्तों कोरोमंडल। ठीक है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। अगला देखें, भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है दोस्तों हमारा कोरोमंडल तट। ठीक है,
है। कह रहा है भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा वह है दोस्तों हमारा कोरोमंडल तट। ठीक है, भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है, तो याद रखिएगा कोरोमंडल तट। ठीक है, भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों कोरोमंडल तट। ठीक है, चलिए अगला देखें दोस्तों। कह रहा है कि केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा कन्याकुमारी। ठीक है, कह रहा है कि केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों हमारा कन्याकुमारी को हम लोग केप कमोरिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिए कन्याकुमारी। ठीक है, चलिए अगला देखें। कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है दोस्तों हमारा कोनकण तट। याद रखिएगा कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है दोस्तों हमारा कोनकण तट। ठीक है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है दोस्तों हमारा कोनकड़ी यानी कि कोनकण तट। ठीक है दोस्तों, अब हमारा एक और भौतिक विभाजन के तहत 10वां टॉपिक है दोस्तों, वह है हमारा द्वीप समूह। ठीक है, वह है हमारा द्वीप समूह। चलिए देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। द्वीप समूह के तहत हमारा ए नंबर जो टॉपिक है वह है दोस्तों हमारा बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। चलिए देखेंगे यहाँ क्या पॉइंट दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है दोस्तों हमारा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर सैडल पीक जिसको हम लोग कहते हैं स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों उत्तरी अंडमान में। ठीक है, कहाँ स्थित है सैडल शिखर, हमारा जो सैडल पीक है वह है हमारा उत्तरी अंडमान में। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर है जिसको हम लोग पल्याण शिखर या सैडल पीक भी कहते हैं वह स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, फिर देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर सैडल पीक स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों उत्तरी अंडमान में। कहाँ पे? उत्तरी अंडमान में। अगला देखिए, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या, तो याद रखिए 836 द्वीप, फिर दोस्तों ऑब्लिक टापू, फिर है दोस्तों ऑब्लिक पथरीली चट्टानें। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या याद रखिए 836 द्वीप, ऑब्लिक टापू, ऑब्लिक पथरीली चट्टानें। ठीक है, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है तो 836 द्वीप, ऑब्लिक टापू, ऑब्लिक पथरीली चट्टानें। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है तो 836 द्वीप, ऑब्लिक टापू, ऑब्लिक पथरीली चट्टानें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो याद रखिए दोस्तों अंडमान को निकोबार द्वीप से। ठीक है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो याद रखिए दोस्तों अंडमान को निकोबार द्वीप से हमारा 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। ठीक है, अंडमान को निकोबार द्वीप से हमारा 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखें दोस्तों, कह रहा है चलिए दोस्तों देखिए यहाँ क्या कह रहा है, चलिए देखेंगे। कह रहा दोस्तों जो हमारा 10 डिग्री जलमार्ग है द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, तो याद रखिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप को हमारा पृथक किया जाता है दोस्तों 10 अंश जलमार्ग द्वारा। ठीक है, 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप को। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला देखें, बैरन द्वीप अवस्थित है। ठीक है, जो कि हमारा भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो याद रखिए दोस्तों बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बैरन द्वीप अवस्थित है, याद रखिए बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला देखें, कह रहा है भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखीय है, तो याद रखिएगा वह है दोस्तों हमारा बैरन द्वीप। ठीक है, कह रहा है भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखीय है, तो याद रखिएगा दोस्तों बैरन द्वीप का। ठीक है, भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखीय है, तो याद रखिए बैरन द्वीप का। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों पुल्लिकट झील के समीप। ठीक है दोस्तों, और पुल्लिकट झील हमारे दोस्तों 2 राज्यों में पाई जाती है, वह है दोस्तों हमारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच। याद रखिएगा श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुल्लिकट झील के समीप। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है पुल्लिकट झील के समीप। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुल्लिकट झील के समीप, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और पुल्लिकट झील हमारे दोस्तों 2 राज्यों में फैली हुई है, यह परीक्षा में पूछा जाता है, जो कि राज्य हैं दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हमारी फैली हुई है पुल्लिकट झील। और पुल्लिकट झील के समीप स्थित है दोस्तों हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे की तरफ, देखेंगे आगे के पॉइंट हमारे क्या दिए गए हैं।
चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है कि राम सेतु शुरू होता है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि राम सेतु शुरू होता है। तो याद रखिए दोस्तों, जो हमारा राम सेतु है वह शुरू होता है दोस्तों हमारा धनुषकोडी से। ठीक है, कह रहा है कि राम सेतु शुरू होता है। तो याद रखिए दोस्तों, राम सेतु स्थित होता है दोस्तों धनुषकोडी से। ठीक है, राम सेतु हमारा जो है वह शुरू होता है तो कहाँ से, धनुषकोडी से। ठीक है, राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से। ठीक है, सही कथन दिए गए हैं, चलिए देखेंगे। सही कथन है दोस्तों कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। 2 पॉइंट दिए गए हैं, याद रखिएगा। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि सुमात्रा, बोर्नियो, जावा एवं श्रीलंका में से कौन भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारा वह है सुमात्रा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, यह हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, यह बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था कि सुमात्रा, बोर्नियो, जावा एवं श्रीलंका में से कौन भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वह है हमारा सुमात्रा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस पॉइंट को कि राम सेतु कहाँ से शुरू होता है। तो याद रखिए धनुषकोडी से। सही कथन है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। और सुमात्रा, बोर्नियो, जावा एवं श्रीलंका में से कौन भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो वह है दोस्तों हमारा सुमात्रा। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसका बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और लगातार ऐसे ही पढ़ते रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।